बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप ऑर्गेनेले होता है। अगर आप यहाँ पे इसकी शेप देखें तो आपको ये रॉड शेप नज़र आ रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेले कहते हैं। ये देखें, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, जो अंदर की तरफ इनफोल्ड फिंगर लाइक इनफोल्डिंग जो है वो बनाती है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन की शेप आप देखें तो वो आपको स्मूथ नज़र आएगी, कोई भी उसके अंदर इनफोल्डिंग नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए ये एक्ट करती है एज आ सीप, सीप के तौर पर एक्ट करती है। सीप कहते हैं फ़िल्टर, यानी कि कोई चीज़ फ़िल्टर करना। तो ये आउटर मेम्ब्रेन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एज अ सीप काम करती है, यानी कि जो चीज़ें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होंगी तो वो आउटर मेम्ब्रेन के ज़रिए इंटर होगी। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया को चीज़ें नहीं चाहिए तो वो साइटोप्लाज्म में ही रहेंगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर नहीं होंगी। तो इसलिए इसको एज अ सीप कहते हैं कि ये सीप के तौर पर काम करती है। अगर हम आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस देखें तो उस स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये आपको नज़र आ रही है, बहुत ही नैरो स्पेस है, ये इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन को अगर आप डिटेल से देखें तो ये हाईली फोल्डेड है, यानी कि अंदर की तरफ इसकी इन्वेजिनेशन है। ये देखें, ये इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई हुई है कुछ पार्ट में ऐसे। ठीक है, तो इसको ऐसा करने का क्या फ़ायदा है, यानी कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ फोल्डिंग क्यों बना रही है, उसकी वजह है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। अब ये देखें, ये अगर ऐसे रहती सीधी तो इसका सरफेस एरिया कम होता। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसने अंदर की तरफ इनफोल्डिंग की है, ये भी एरिया इसके पास है, ये भी इसके पास है, अब ये अंदर की तरफ जा रहा है तो ये भी इसका एरिया है। तो इस तरह ये अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग बनाती है, और उस इनफोल्डिंग का नाम क्या है? क्रिस्टी। तो उस इनफोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टी। ये आप देखें, ये इनर इनफोल्डिंग है, इसको हम क्रिस्टी कहेंगे। इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक लार्ज इंटरनल स्पेस होती है जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इनर मेम्ब्रेन का इंटरनल पार्ट है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये एरिया इसका, इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्रिस्टी, मैंने बताया कि ये इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस इनर इनफोल्डिंग या क्रिस्टी के ऊपर कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो उन पार्टिकल्स का नाम रखा गया है F1 पार्टिकल्स। अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे डॉट चॉकलेट कलर के, इसको हम कहते हैं ये F1 पार्टिकल्स हैं। ये भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल क्रिस्टी के ऊपर अटैच होते हैं। और इनका काम क्या होता है जी? इनके पास एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम है ATP सिंथेज एंजाइम। ये एंजाइम F1 पार्टिकल्स के पास होता है और ये ATP बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो एटीपी सिंथेज जो है ये एंजाइम एटीपी बनाने के लिए यूज़ होता है। इनर मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इनर मेम्ब्रेन जो है, यानी कि ये जो फोल्डिंग है, इसके अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पिक करते हैं और रिलीज़ करते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बन जाता है और उस इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट को यूज़ करके ये एटीपी बनाता है। तो ये इनर मेम्ब्रेन की खासियत है। तो इसलिए कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ETC, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उसमें टेक्स प्लेस होता है, यानी कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर होता है। ठीक है, और इसको हेल्प कौन कर रहा होता है? ये F1 पार्टिकल कर रहा होता है, क्योंकि इनके पास एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम क्या है? ATP सिंथेज। उसको ये यूज़ करके माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? ATP बनाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए। अब इसकी यूनिक फीचर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना सर्कुलर DNA होता है, जिस तरह बैक्टीरिया के पास या प्रोकैरियोट्स के पास अपना DNA होता है। यहाँ पे आप देखें, आपको ये DNA नज़र आ रहा है, ये DNA है जो आपको सर्कुलर फॉर्म में नज़र आ रहा है।
ये डीएनए बिल्कुल सेम होता है जैसे डीएनए बैक्टीरिया के अंदर होता है, वही डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास आरएनए भी होते हैं, तमाम टाइप्स के आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं, और इसके साथ साथ इनके पास अपने राइबोसोम होते हैं, अपने आरएनए होते हैं, अपने राइबोसोम होते हैं, और अपना ही डीएनए होता है इसके पास। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, यानी कि ये खुद अपने आप की कॉपी बना सकता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, आपको ये जो ग्रीन डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये राइबोसोम है, ये इनके अपने हैं, ये डीएनए है, ये इनका अपना है, और आरएनए जो है वो डीएनए से ये बनाता है खुद, तमाम टाइप्स के आरएनए। तो इस तरह से ज़्यादातर जो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो ये खुद ही करता है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये इसका यूनिक फीचर है। अब हम इसका फंक्शन देखते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन की, यानी कि इसमें तमाम वो मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे जिसके ज़रिए ये एटीपी बनाता है, यानी कि एनर्जी बनाता है, एनर्जी करेंसी बनाता है, और ऑक्सीजन को ये यूज़ करके हमारा जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सब को यूज़ करके एटीपी बनाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट कहते हैं। इंजाइम इन मैट्रिक्स कैटालाइज क्रब्स साइकिल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, उसी तरह इसके जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, इसके अंदर क्रब साइकिल होता है, वो भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है, और इसके ज़रिए भी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन ऑन इनर मेम्ब्रेन प्रोड्यूस एटीपी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होती हैं, फिर उस इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके एटीपी बनाती हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट कैसे हुआ, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि एक लार्ज सेल था, उसने एक स्मॉलर सेल को इंगल्फ किया, यानी कि खाया, अपनी बॉडी के अंदर ले गया, और वो स्मॉलर सेल कौन था, प्रोटियोबैक्टीरियम। ठीक है, ये एक प्रोक्रियोटिक सेल था, और ये जो एक सेल है, Larger prokaryotic cell. ठीक है, तो इस Larger prokaryotic cell. सेल ने स्मॉल प्रोक्रियोटिक सेल को इंगल्फ किया, खाया। खाने के बाद क्या हुआ कि इसने उसको डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि क्या किया, इसको अपने जिस्म के अंदर, इसका अपने सेल का, अपनी बॉडी का पार्ट बना लिया, और फिर उस प्रोटियोबैक्टीरियम को इसने कन्वर्ट कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंडोसिम्बायोन्ट थ्योरी। इसमें क्या हुआ, इवॉल्व फ्रॉम इंगल्फ प्रोक्रियोट्स, यानी कि एक सेल था यूक्रियोट, उसने प्रोक्रियोट को खाया। खाने के बाद क्या हुआ कि वो प्रोक्रियोट को उसने डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि अपनी बॉडी का पार्ट बना लिया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्मॉल प्रोक्रियोटिक सेल कन्वर्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अच्छा, इसका सिम्बायोटिक रिलेशन क्या है कि लार्ज सेल न्यूट्रेंट और स्मॉलर सेल एटीपी सप्लाई, यानी कि जो लार्ज सेल होगा उसके अंदर न्यूट्रेंट थे, और उस न्यूट्रेंट को ये स्मॉलर सेल जब उसकी बॉडी में गया तो उस न्यूट्रेंट को इस्तेमाल करने के बाद इसने एटीपी बनाना शुरू कर दी, और वो एटीपी फिर इस सेल को ग्रो करने में मदद कर रही थी। तो इस तरह फिर इस सेल ने इस स्मॉल सेल को अपनी बॉडी का पार्ट ही रखा, क्योंकि इसको भी फ़ायदा हो रहा था कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इसे एटीपी दे रहा था, और ये सेल इसे फूड यानी कि न्यूट्रेंट दे रहा था। दोनों एक दूसरे का फ़ायदा कर रहे थे, तो इस तरह ये दोनों फिर एक साथ रहे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया जो स्मॉल प्रोक्रियोटिक सेल था, और ये जो यूक्रियोटिक सेल है इसने अपना एक नया ऑर्गेनेल बना लिया, और उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं कि नंबर कितने होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये वेरी करता है हर सेल के अंदर, यानी कि एक ऐसा सेल है जो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होगी, अप टू 100 तक जाएगी। और एक सेल है जो इतना मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है, यानी कि उसमें इतनी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होते, तो उनमें एक भी हो सकता है। अच्छा, ये तमाम यूक्रियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, जिस तरह प्लांट, एनिमल, फंजाई और प्रोटिस्टा। तो इन सब के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसकी एक और ख़ासियत क्या है कि हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी हम माइटोकॉन्ड्रिया को
देख सकेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी हमने स्ट्रक्चर देखी, इसका फंक्शन देखा और कितने नंबर होते हैं सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के, हमने वो डिस्कस की है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।